हेलो एवरीवन। स्टील स्ट्रक्चर का ये पार्ट 2 है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट 2 लेक्चर है। पार्ट 1 पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं और अब हम यहाँ से शुरू करते हैं लोड्स के बारे में बात करना, वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में। तो हम लोग लोड्स के बारे में क्यों देखते हैं? तो लोड्स के बारे में हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर के इंटायर लाइफ स्पान में उस स्ट्रक्चर पे कितने प्रकार के कौन कौन से लोड आ सकते हैं उसको ध्यान में रखकर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड टाइप्स ऑफ लोड में जो सबसे पहला हमारा लोड है वो है डेड लोड। दूसरा है लाइव लोड। नंबर 3 विंड लोड। Number 4th is the seismic load, SEIS, seismic load. Number 5th is the snow load, and number 6th is the earth pressure. And number 7 is the water current load. Water current load. And number 8 is the impact load. Number 9 is the temperature and erection load. Temperature and erection load. तो एक एक करके बात करते हैं यहाँ से। सबसे पहला है डेड लोड, इसके बारे में बात करते हैं। डेड लोड के बारे में, लोड नंबर फर्स्ट इज द डेड लोड। नाउ व्हाट इज डेड लोड? तो सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर जो होता है उसको कहते हैं डेड लोड, और ये बिफोर डिजाइन अननोन रहता है। तो यहाँ से लिखते हैं इट इज नॉट known before the design। सेल्फ वेट कैसे डिज़ाइन से पहले मालूम रहेगा? तो सेल्फ वेट डिज़ाइन से पहले मालूम नहीं रहता है, इस डिज़ाइन के बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डेड लोड। तो अब बात आती है कि तो डेड लोड को कैसे डिज़ाइन में कंसीडर करेंगे। तो ये एज्यूम किया जाता है या एस्टिमेट किया जाता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो इट इज एज्यूम्ड और एस्टिमेटेड on the basis of एक्सपीरियंस के आधार पे इसको एस्टिमेट या एज्यूम किया जाता है। नंबर दूसरा है लाइव लोड। लाइव लोड मीन्स वैसा लोड जो कि अपना पोजीशन और मैग्नीट्यूड चेंज कर सके समय के साथ। इट में change its position and magnitude also। ना अब यहाँ लोड नंबर 3 है विंड लोड। विंड लोड के बारे में बात करते हैं। विंड लोड जो लगता है वो एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर पे लगता है। तो एक्सपोज्ड surface of a structure is affected by wind load। स्ट्रक्चर का जो एक्सपोज्ड सरफेस है वो ही विंड लोड से अफेक्टेड होगा।
विंड लोड में एक नोट पॉइंट यहाँ नोट करने वाली है कि द डिज़ाइन विंड स्पीड अप टू ए 10 मीटर हाइट फ्रॉम द मीन ग्राउंड लेवल इज कंसीडर्ड कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ग्राउंड लेवल है, अगर ये ग्राउंड लेवल है मेरा, तो इसके ऊपर 10 मीटर हाइट तक, ये 10 मीटर हाइट तक जो विंड का स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ विंड हम कांस्टेंट मानते हैं। ग्राउंड से 10 मीटर हाइट तक विंड स्पीड भी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसी को लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं द डिजाइन विंड स्पीड up to 10 meter height from mean ground level is considered constant। तो इसको ग्राउंड लेवल से 10 मीटर तक स्पीड को कांस्टेंट माना जाता है। अब यहाँ से बात करते हैं लोड नंबर 4 विच इज द सेस्मिक फोर्स। अब सेस्मिक फोर्स क्या होता है, तो ये अर्थक्वेक के दौरान जो ग्राउंड का मोशन होता है उसको कहते हैं सेस्मिक फोर्स। उसके कारण जो फोर्स डेवलप होता है उसको कहते हैं सेस्मिक फोर्स। तो अर्थक्वेक मीन्स भूकंप के समय में जो मोशन डेवलप करता है उसके कारण जो फोर्स डेवलप करेगा उसको कहेंगे सेस्मिक फोर्स। तो यहाँ से लिखते हैं इट इज ग्राउंड मोशन, ग्राउंड का जो मोशन होगा, ग्राउंड मोशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के समय में जो ग्राउंड का मोशन होगा उसे कहेंगे सेस्मिक फोर्स। और इस ग्राउंड का जो मोशन होता है वो 3 डायरेक्शन में होता है, 3 डायरेक्शन में हो सकता है। वो डायरेक्शन क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ से देखते हैं। 2 डायरेक्शन तो हो सकता है इस मोशन का हॉरिजॉन्टल, जिसे कि एक्स और वाई प्लेन में दर्शाते हैं, और एक डायरेक्शन इसका हो सकता है वर्टिकल, जिसको कि जेड से दर्शाते हैं। तो 3 प्लेन है और तीनों परपेंडिकुलर है, और इस तीनों डायरेक्शन में ग्राउंड का मोशन हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे सेवियर इफेक्ट कौन सा कॉम्बिनेशन डालता है स्ट्रक्चर पे, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है एक्स और वाई, ये प्रीडोमिनेंट डायरेक्शन है अर्थक्वेक फोर्स के दौरान। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट लिखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। द predominant direction of sacking is horizontal। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज़्यादा सेक करेगा। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मीन्स एक्स एंड वाई डायरेक्शन। अब यहाँ से बात करते हैं स्नो लोड के बारे में। लोड नंबर 5 स्नो लोड के बारे में। लोड नंबर 5 इज द स्नो लोड। स्नो लोड किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। लैटिट्यूड ऑफ प्लेस पे ये डिपेंड करता है, और इस लोड को मानते हैं, ये लोड एक्ट करता है वर्टिकली, तो इट एक्ट्स वर्टिकली
ये एक्ट करता है वर्टिकली एंड मे बी एज्यूम्ड टू बी, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर mm डेप्थ ऑफ स्नो। मतलब स्नो के प्रत्येक mm के लिए, मीन्स अगर ये 1 mm स्नो है, 1 mm स्नो है, तो ये कितना फोर्स लगाएगा? 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का फोर्स लगाएगा। तो यही अगर 10 mm का अगर स्नो कहीं पे जमा हुआ है तो ये लगेगा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर का फोर्स लगाएगा। अब बात करते हैं फोर्स नंबर 6 के बारे में। यहाँ से अर्थ प्रेशर था। नंबर 6 इज द अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर, अब अर्थ प्रेशर क्या है और इसको कहाँ कंसीडर करते हैं? तो इसको जनरली कंसीडर किया जाता है जो स्ट्रक्चर बिलो द ग्राउंड लेवल है, बिलो द ग्राउंड लेवल, क्योंकि उसी पे अर्थ प्रेशर लगाएगा। जो मिट्टी है वो जो ग्राउंड के लेवल के नीचे होगा उसी पे ये अर्थ प्रेशर लगाएगा, उसी स्ट्रक्चर पे। फॉर एग्जांपल अगर इसमें बात करें तो रिटेनिंग वॉल, बेसमेंट सीट पाइल, बेसमेंट सीट पाइल इसका एग्जांपल हो जाएगा। ये सब अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, इसीलिए इस पे अर्थ प्रेशर लगता है। नाउ नंबर 7 इज द वाटर करंट लोड। वाटर करंट लोड, अब वाटर करंट लोड कहाँ लगेगा? जो स्ट्रक्चर पानी में होगा उसी पे वाटर करंट लोड लगेगा। तो फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू वाटर करंट, वाटर करंट के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है किस पे? तो ऑन द पियर, ब्रिज का जो पियर होता है और एबटमेंट etc। नंबर 8 फोर्स था इम्पैक्ट लोड। नाउ इम्पैक्ट लोड क्या होता है? लाइव लोड इनटू इम्पैक्ट फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, इम्पैक्ट फैक्टर। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला मिला, इम्पैक्ट लोड विल बी इक्वल टू लाइव लोड इनटू द इम्पैक्ट फैक्टर। नाउ लोड नंबर 9 इज द टेम्परेचर एंड इरेक्शन लोड। तो टेम्परेचर के कारण और इरेक्शन के कारण, बनाने के वक्त जो इरेक्ट करते हैं उसके कारण भी कुछ स्ट्रेस डेवलप कर सकता है, टेम्परेचर एंड इरेक्शन इफेक्ट्स। तो ये था पूरा का पूरा लोड जो कि स्ट्रक्चर पे आ सकता है। अब बात करते हैं यहाँ से परमिसिबल स्ट्रेस के बारे में। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस के बारे में कि परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है। तो यहाँ से परमिसिबल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है वो होता है यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको कहते हैं परमिसिबल स्ट्रेस। वेरियस टाइप्स ऑफ मेंबर के लिए परमिसिबल स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक एक करके देखते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार ये पूछ भी लेता है। सबसे पहला है एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस कैसा है? एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस है। इसका नोटेशन है सिग्मा 80। परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा 0.6 FY। FY यहाँ है यील्ड स्ट्रेस, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं 1.67। मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस डिनोशन है इसका सिग्मा AC
इसमें भी सेम 0.6 FY 1.67 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बियरिंग टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा BT 0.66 FY और इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं 1.515। मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो बेंडिंग दोनों में उतना ही रखते हैं, सिग्मा 0.66 FY और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इतना। एवरेज शियर स्ट्रेस में टाउ AB में 0.45 FY परमिसेबल स्ट्रेस रखते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 रखते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ VM 0.45 FY और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.22। बियरिंग स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा P से और इसका वैल्यू होता है 0.75 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.33 रखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप नोट कर सकते हैं और रिवीजन के समय इसे एक बार देख के एग्जाम में जाइएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दूसरा देखते हैं मिनिमम थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर क्या हो सकता है। यहाँ से मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर, यहाँ कुछ कंडीशन दिया हुआ है और उस कंडीशन पे बताता है कि किस में क्या मिनिमम थिकनेस होगा। यदि सेक्शन है स्टील का, कोई सेक्शन है स्टील का डायरेक्टली एक्सपोज टू द वेदर है, तो इसमें अगर यस है डायरेक्टली एक्सपोज टू द वेदर है और एसेसिबल फॉर क्लीनिंग एंड पेंटिंग, मतलब कि उस स्ट्रक्चर को, उस सेक्शन को क्लीन भी कर सकते हैं और यहाँ से पेंट भी कर सकते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली एक्सपोज टू द वेदर है लेकिन इस एसेसिबल टू क्लीनिंग और पेंटिंग नहीं है, तो उसमें मिनिमम थिकनेस 8 से कम नहीं रखेंगे, नॉट लेस देन 8 mm। उसी तरह सेक्शन अगर ये स्टील है, डायरेक्टली एक्सपोज टू द वेदर नहीं है और एसेसिबल फॉर पेंटिंग एंड क्लीनिंग भी नहीं है, तो इसमें थिकनेस 6 mm से कम नहीं रखेंगे, नॉट लेस देन 6 mm। उसी तरह स्टील सेक्शन नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू द वेदर और एसेसिबल फॉर पेंटिंग एंड क्लीनिंग है, तो उसमें 6 mm से कम थिकनेस नहीं रखेंगे, नॉट लेस देन 6 mm। ट्यूबुलर सेक्शन डायरेक्टली एक्सपोज टू द वेदर, यस। एसेसिबल फॉर क्लीनिंग एंड पेंटिंग, यस। थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 4 mm। Similarly, tubular section directly exposed to the weather, no. Accessible for cleaning and painting, yes. Minimum thickness should not be less than 3.2. Steel in the wave of plate girder, प्लेट गडर के वेव में जो स्टील होगा और क्रेन में जो गडर होगा, डायरेक्टली एक्सपोज टू द वेदर नहीं रहता है और एसेसिबल फॉर क्लीनिंग एंड पेंटिंग इसको डिफाइन नहीं किया है, इस थिकनेस 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर। ये कई बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी है। अब बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। कौन कौन सा मेथड है जिससे कि हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपने स्टील स्ट्रक्चर को। तो 2 क्राइटेरिया है स्टील स्ट्रक्चर के डिज़ाइन का। सबसे पहला है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है, सबसे पहला क्राइटेरिया है इसका स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, यहाँ से स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। दूसरा है स्टीफनेस क्राइटेरिया। अब स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स यील्डिंग, सेक्शन का यील्डिंग, बकलिंग और फैटीग। तो ये मीन्स स्ट्रेंथ से रिलेटेड जितना भी चीज़ आएगा वो आ जाएगा स्ट्रेंथ डिज़ाइन क्राइटेरिया में। और इसके अंतर्गत जो मेजर डिज़ाइन फिलॉसफी है वो 3 प्रकार का फिलॉसफी है। नंबर फर्स्ट डिज़ाइन फिलॉसफी जो है वो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM। नंबर 2 इज द अल्टीमेट लोड मेथड, एंड नंबर 3 इज द लिमिट स्टेट मेथड, LSM, जो कि हम ये यूज़ करते हैं। लिमिट स्टेट मेथड ये ऑब्सोलेट हो चुका है, अब इसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लिमिट स्टेट मेथड जो है ये अभी भी इसको फॉलो कर रहा है बहुत सारा चीज़। और स्टिफनेस डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है सर्विसेबिलिटी से रिलेटेड चीज़, जैसे कि डिफ्लेक्शन हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया या सैगिंग से रिलेटेड हो गया, तो ये आता है इसके अंतर्गत स्टिफनेस डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंतर्गत। अब देखते हैं यहाँ से लिमिट स्टेट डिज़ाइन
किस बारे में और क्या क्या कहता है। तो यहाँ से देखते हैं लिमिट स्टेट डिज़ाइन। लिमिट स्टेट डिज़ाइन, लिमिट स्टेट डिज़ाइन। तो ये दोनों चीज़ को इंक्लूड करता है। किस किस चीज़ को? तो इट इंक्लूड्स बोथ द स्ट्रेंथ एंड सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया, इंक्लूड्स बोथ स्ट्रेंथ एंड सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया। और इसमें जो डिज़ाइन लोड होता है, डिज़ाइन लोड या इसको कहते हैं फैक्टर्ड लोड, ये इक्वल टू होता है वर्किंग लोड इनटू द लोड फैक्टर। लोड मतलब एक्चुअल में जितना लोड आ रहा है स्ट्रक्चर पे, उससे लोड फैक्टर से गुना करके उसको बढ़ा लेते हैं। और डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर जो होता है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर will be equal to ultimate capacity of material, divided by the factor of safety। मीन्स मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है उसको कम आंकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देकर, और लोड को हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो अल्टीमेटली हम सेफ साइड में जाना पसंद करते हैं। और एक नोट पॉइंट है, लास्ट नोट पॉइंट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो नोट पॉइंट है जो IS 800 2007 जो है, ये बेस्ड है लिमिट स्टेट डिज़ाइन क्राइटेरिया पे, LSM पे बेस्ड है। बट it still maintains the working stress design, still maintains the working stress method approach। इसका मतलब क्या हुआ, जो IS 800 2007 जो लेटेस्ट कोड है स्टील का, वो बेस्ड तो है, आधारित तो है लिमिट स्टेट मेथड पे, लेकिन लिमिट स्टेट मेथड पे बेस्ड होने के बावजूद भी ये अभी भी बहुत सारा चीज़ वर्किंग स्ट्रेस मेथड को ही ध्यान में रखकर डील करता है। इसी अप्रोच पे ये बेस्ड है। तो ये था पार्ट 2 इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट 2। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन, जिसमें कि बोल्टेड और रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेक्चर को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय फॉर योर प्रीशियस टाइम। हैव ए गुड डे।